जो चेंजेस हुए हैं इस पर केवल पार्लियामेंट्री कमेटी को अभी फिलहाल रेफर कर दिया गया है। और जो 3 अलग अलग बिल है, ये तीनों के नाम भी बदल दिए गए हैं। और ये बड़ा कॉम्प्रहेंसिव बदलाव है, क्योंकि ये लगभग 160 साल बाद या 163 साल बाद ये हो रहा है। आईपीसी को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। ये 1836 में पहला लॉ कमीशन बना था और लॉर्ड मैकॉले के टाइम से ये हुआ था। 1857 की जो राज्य क्रांति थी उसके बाद फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टेक ओवर कर लिया था इंडिया को। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शासन था 1857 तक। जब ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया तो 1860 में इंडियन पिनल कोड लागू हो गया। क्रिमिनल कोड इंडिया में यूनिफॉर्म है पहले से ही। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक लागू नहीं हो सका है, लेकिन जो क्रिमिनल मैनुअल या जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स है, इसमें हम 3 एक्ट की बात करते हैं, और वो होते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। आईपीसी जो है वो सब्सटेंटिव लॉ है, और जो सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ हमको ये बताता है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, रादर, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ है। तो क्या क्या अपराध है वो डेफिनेशन हमको इसमें मिलती है। फिर कैसे करना है, या जो प्रक्रिया है न्याय की, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आता है, और ये प्रक्रिया थोड़ी समझने में डिफिकल्ट होती है। तो इसलिए सब्सटेंटिव लॉ जनरली फर्स्ट और सेकंड ईयर एलएलबी में पढ़ाए जाते हैं, और जो प्रोसीजरल लॉ है वो सेकंड और थर्ड ईयर में पढ़ाए जाते हैं। रिकॉर्डिंग भी आप शुरू कर सकते हैं द्विवेदी जी। तो इसमें अगले इस पर हम बढ़ते हैं आगे। पहले जो इसके मेन फीचर्स है, हाइलाइट्स है, तो इसमें पिछले बार हमने देखा था कि इसमें 22 जो सेक्शन है वो रिपील कर दिए गए हैं आईपीसी के। दोनों टाइप के हैं। कुछ ऐसे थे जो ऑलरेडी जो पीसमिल चेंजेस होते हैं, टाइम टू टाइम जो संशोधन आते रहते हैं, तो उसे हटा दिए गए थे, और वो अननेसेसरीली दे वर ऑक्यूपाइंग स्पेस ऑन द बुक्स ऑफ लॉ, तो वो कुछ हटा दिए गए हैं। कुछ सब्सटैंटिव चेंजेस भी है। फिर जो 175 चेंजेस है कि जिसमें प्रोविजन में चेंज किए गए हैं। ये चेंज दोनों तरफ के हैं। कुछ तो ऑर्गेनाइजेशनल या स्ट्रक्चरल चेंजेस है कि बिल का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज कर दिया गया है एक्ट का, और नाम भी बदल दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, दंड संहिता इंडियन पिनल कोड के बदले। कुछ इसमें नए ऑफेंस भी डिफाइन किए गए हैं, जो सिर्फ 8 है जो नए ऑफेंस है। टोटल अब 356 प्रोविजन है 19 चैप्टर्स में। और ये ज्यादातर चेंजेस, जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था, दीज आर मेनली ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि जो चेंजेस है वो केवल 22 सेक्शन है वही हटाए गए हैं। और पहले 511 प्लस 511 से अधिक सेक्शंस थे, और 23 प्लस 3 ऐसे 6 चैप्टर्स थे। अब इसमें केवल 19 चैप्टर रहेंगे, और 184 सेक्शन जो है वो आईपीसी के है, वो अनचेंज है, मतलब जैसे पहले थे वैसे ही है। अब यदि हम परसेंटेज देखें तो इसमें लगभग 64% आईपीसी बदल चुका है, मतलब काफी आधे से ज्यादा बदल चुका है, ये हम कह सकते हैं। तो इसे क्या क्या चेंजेस हुए ये हम इस बार आज डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पिछले बार मैंने बताया था कि इसमें 9 प्रोविजन है सीआरपीसी के जो हटाए गए हैं। मेन जो इसका उद्देश्य है वो स्पीडी जस्टिस और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली प्रक्रिया हो, इस पर ये इसमें एम्फेसिस है। 160 प्रोविजन है जो बदले गए हैं, और 9 नए सेक्शंस इसमें डाले गए हैं। अब वर्तमान में जो अभी ये बिल प्रस्तुत हुआ है, तो इसमें 533 सेक्शन है जो 38 चैप्टर में है। पहले 484 से ज्यादा सेक्शंस थे जो 29 चैप्टर में थे। चेंजेस यदि हम देखें तो केवल 9 हटाए गए हैं और 9 सेक्शन डाले गए हैं, तो उस तरह से 18 ही है। पहले 2 शेड्यूल थे, अभी भी 2 शेड्यूल है, और 364 सेक्शन है, ये लगभग अनचेंज है। हम यदि प्रतिशत में बात करें तो 32% सीआरपीसी चेंज हो गया है। तो हम देखें कि आईपीसी में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए, लगभग 64%। सीआरपीसी में 32% सीआरपीसी हैज बीन चेंज और प्रपोज टू बी चेंज। फिर हम आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस एक्ट। इसमें 5 प्रोविजन जो है ये हटाए गए हैं, 23 प्रोविजन में चेंजेस किए गए हैं, और एक नया प्रोविजन केवल ऐड किया गया है। 3 पार्ट में ये है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें 11 चैप्टर है। अभी भी 3 पार्ट और 11 चैप्टर है। अब पहले 167 प्लस सेक्शन से अब 170 सेक्शन है, और इसमें 149 सेक्शन है जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम देखें तो 13% ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन चेंज।
तो परसेंटेज चेंज की हम बात करें तो सबसे ज्यादा 64% चेंज हो गया है आईपीसी में, सीआरपीसी में 32% और इंडियन एविडेंस एक्ट में 13%। ये बदलाव हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट इसमें क्या करना चाहती है या बिल क्यों लाया गया है। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर टाइम टू टाइम बहुत सारे रिपोर्ट्स है लॉ कमीशन के, और कुछ अलग अलग कमिटीज के भी है। और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली ये नहीं है, क्योंकि पहला ये जो वर्तमान में हमारा जो सिस्टम है ये 1860 का चल रहा है, और कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स यूज हो रहे हैं जो बिल्कुल ऑब्सोलेट हो गई थी। तो इसको बदलना जरूरी था, तो इसलिए कॉम्प्रहेंसिव ओवरहॉल किया गया है। और इसमें एक फार रीचिंग रिफॉर्म्स का इसमें एम रखा गया है, क्योंकि प्रक्रिया हम जैसे देखेंगे आगे, क्योंकि आज हम प्रक्रिया के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हम सीआरपीसी में किसी और सेशन में देखेंगे, लेकिन जो सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉज है वो आज देखेंगे। और जो कॉलोनियल बैगेज है कि पिछला जो बोझ हम ढो रहे थे, ये बोझ ढोने का कारण ये है कि एनार्की ना हो जाए। तो अडेप्टेशन ऑफ लॉज ऑर्डर 1935 और अडेप्टेशन ऑफ लॉज ऑर्डर 1950, एएलओ या ईओ जिसको हम बोलते हैं, सो एओ 1937 और एओ 1950 ये दो बने थे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, और उसमें ये था कि भारत में जो भी दो टाइप की गवर्नमेंट इसकी इसमें कल्पना की गई थी, एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट इंडियन थी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाज ब्रिटिश। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन, स्टेट गवर्नमेंट इंडियन और सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिश, ये लगभग 12 साल तक चलता रहा, 1935 टू 1947। और इसमें जो 9 बड़े स्टेट कि जहां पर कांग्रेस की मतलब भारतीय गवर्नमेंट आ गई थी। फिर जो स्टेट थे वो भी 4 कैटेगरी के थे, ABCD। अब केवल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज रहे हैं, तो इसलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1966 इस तरह से ये बने थे। तो साथ में हमको संवैधानिक इतिहास समझना भी जरूरी है कि संविधान के आने की वजह से क्या चेंजेस हुए। तो जो एएलओ 1937 था, उसमें ये कहा गया था कि जो भी कानून है वो सब के सब कानून मान्य रहेंगे ब्रिटिशों के, जब तक कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उसको बदल नहीं देती। उसी तरह से एएलओ 1950 पास किया गया, जिसमें यह था कि भारत ब्रिटिशों के सभी कानून भारत में मंजूर रहेंगे जो इंडिया के लिए बनाए गए, जब तक कि यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको बदल नहीं देती संशोधन लाके। तो ये एएलओ 1950 था, और इससे भी कुछ चेंजेस हुए थे जो आगे हम देखेंगे सेक्शन वाइज डिटेल देखेंगे। तो सेक्शन वाइज से तो पूरा देखना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि काफी बड़ा ये एक्ट है, और मैं भी अभी पूरी तरह से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चेंजेस मेरे समझ में आ गए हैं, तो जो मेरे समझ में आया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब इसमें जो पूरी प्रोसेस है, फाइलिंग ऑफ एफआईआर से लेके केस डायरी से लेके चार्जशीट और जजमेंट, ये पूरी पूरा डिजिटाइज करने का इसमें प्रस्ताव है। ऑफ कोर्स ये सीआरपीसी में है, या जो भारतीय न्याय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें है। तो वो हम अगले बार किसी सेशन में देखेंगे। आज फिलहाल हम आईपीसी या सब्सटैंटिव लॉ की बात करेंगे, प्रोसीजर्स के बारे में हम अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब जो रिफॉर्म्स है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारा जो कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन रेट दो तरह से मेजरमेंट किया जाता है। एक होता है कि कितनी एफआईआर फाइल हुई, एंड आउट ऑफ दो एफआईआर फाइल्ड कितने केसेस में सजा हुई। क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम है तभी तो एफआईआर, तभी तो पुलिस के पास जाता है। क्योंकि एक माना जाता है कि जब एक लास्ट रिसोर्ट है कि सब दरवाजे जब बंद होते हैं तब फिर आदमी कोर्ट में जाता है, ये एक मान्यता है। तो हम देखते हैं कि जो कन्विक्शन रेट है वो इतना कम था, 6%, 8%, 10% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सीबीआई का यदि देखें तो 60-70% है। और ये दो अलग अलग फॉर्मूले इसके हैं। इसका जो स्टैटिस्टिक्स है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कलेक्ट करता है, एनसीआरबी कोलकाता। और उसके अलावा जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है जो सभी स्टेट के कैपिटल्स में है, वो स्टेट लेवल पर कलेक्ट करते हैं। दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीसीआर, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, जो आपके जिले के जो एसपी होते हैं या एसएसपी होते हैं, तो वहां से उनके अंडर में एक ऑफिस होता है। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं कि कितने अपराध हुए, आईपीसी और नॉन आईपीसी। और ये डीसीआरबी होता है, वो स्टैटिस्टिक्स अपना ये एससीआरबी को भेजता है, एससीआरबी फिर एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को भेजता है। और इनके जो क्राइम इन इंडिया जो जर्नल है वो ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि पुलिस थानों से कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। अब कन्विक्शन रेट की हम दो डेफिनेशन देखते हैं। पहली जो डेफिनेशन है वो है कि कितने केसेस में एफआईआर हुई और उसमें से कितने लोगों को सजा हुई। तो ये जो रेट है बहुत ही कम है वर्तमान में, 6, 8, 10%, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, टाइम टू टाइम ये चेंज भी होते रहता है। और इसको 90% बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
अब 90% तक बढ़ाना है तो बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, और ये मेनली सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में किए गए हैं, जो अब बाद में देखेंगे। लेकिन ये एक एम रहा है कि ये इसको बढ़ाना है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो कोर्ट का होता है, क्योंकि जितने केस में एफआईआर होती है, सब केस में चार्जशीट या चार्जशीट फाइल नहीं होती है, कुछ क्लोजर रिपोर्ट होती है। तो पुलिस ने ही क्लोज कर दिया, इसका मतलब वो प्रोसिक्यूशन या कोर्ट तक वो गए नहीं। तो कोर्ट का जो फॉर्मूला है वो ये होता है कि कितने केसेस, क्रिमिनल केसेस प्रोसिक्यूशन के लिए आए और उसमें से कितने केसेस में सजा हुई। तो पुलिस का फॉर्मूला अलग है, कोर्ट का फॉर्मूला अलग है। डिनोमिनेटर में ये होता है कि कितने केसेस में एफआईआर हुई और कितने केस में प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया, और न्यूमरेटर में ये होता है कि कितने केस में सजा हुई। तो ये पुलिस का जो कन्विक्शन रेट है वो दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा होता है, और जो कोर्ट का जो होता है वो और भी कम हो जाता है, क्योंकि सभी केसेस, बल्कि कोर्ट का उसमें ज्यादा दिख सकता है, पुलिस का कम दिखता है, क्योंकि जो एफआईआर होती है वो सभी केसेस प्रोसिक्यूशन तक जाते नहीं है। प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस के वकील होते हैं। अब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसके 4 मेन पिलर है, जो 4 आधार स्तंभ जिसको हम बोलते हैं। वो 4 आधार स्तंभ क्या है? पुलिस, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस के वकील, एंड जुडिशियरी मतलब जजेस, और जेल या करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये चारों आधार स्तंभ जो है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि इसमें एक भी स्तंभ यदि कमजोर हो तो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है। और प्रॉब्लम सब जगह है, पुलिस करप्ट होती है, पुलिस के वकील करप्ट होते हैं, जजेस भी करप्ट होते हैं, खासकर लोअर जुडिशियरी में, और उसके बाद फिर जो जेल में भी करप्शन होता है। तो ये जो चारों आधार स्तंभ है, इसमें हर जगह पर कैसे इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि कन्विक्शन रेट जो है ये 10% से बढ़ाकर 90% तक लाया जाए, इसके लिए ये किया गया है। अब इसमें जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो इन्वेस्टिगेशन में और जुडिशियल प्रोसेस, ये दोनों में बढ़ाने के लिए किया है। और इससे रिलेटेड कुछ जो आईपीसी क्राइम्स है, कुछ चैप्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में मैं आज बताऊंगा, क्योंकि आज हम आईपीसी देख रहे हैं। The government maintains that proposed legislation aim to not only address the current challenges faced in the current criminal justice system, but also incorporate critical provisions on use of technology and forensic science. अब इसमें मेन फीचर ये है कि टेक्नोलॉजी का तो यूज बढ़ेगा और फॉरेंसिक साइंस भी बढ़ेगा। तो 7 सालों इससे ज्यादा के सजा जहाँ पर है, तो वहाँ पे हर स्टेट में मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या फॉरेंसिक एविडेंस है वो कंपलसरी कर दिया गया है। वो हम बाद में देखेंगे सीआरपीसी में। बिसाइड सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स, अब प्रोसीजर्स में काफी सिंप्लीफिकेशन हुआ है, और ये जो एक्ट का जो ड्राफ्टिंग है वो काफी कुछ पहले से चेंज हो गया है, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है उससे हमको दिखाई देता है कि काफी चीजें सिंप्लीफाई कर दी गई है। दूसरा, रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस में 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं, जो एक दूसरे के, या 2 पैरामीटर्स होते हैं मेजरमेंट के। एक होता है इफिशियंसी, दूसरा होता है पेंडेंसी, जिसको एरियर्स बोलते हैं हम। इफिशियंसी मतलब है कि कितने केसेस हर साल फाइल हुए और उसमें से कितने डिस्पोज हुए। तो इफिशियंसी हम देखें तो अभी भी बहुत हाई है। कुछ जजेस ने मेजर किया था कि 90% तक हाई इफिशियंसी होती है। अब 90% हाई इफिशियंसी है, उसके बाद भी जो पेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है लाखों, 70,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। जो लोअर कोर्ट्स है 5 लाख से ज्यादा, आई मीन हाई कोर्ट्स में 5 लाख से ज्यादा। और यदि हम लोअर कोर्ट्स की बात करें तो उसमें जो ऑर्डिनरी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट प्लस जो स्पेशल कोर्ट्स है वो सब मिला के लगभग 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ये एरियर्स की जो प्रॉब्लम है वो 90% हमारा इफिशियंसी होने के बाद भी जो पेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। और इसमें बड़े निराशाजनक स्टडीज हुई है। किसी ने बोला था कि ये जितने है एरियर्स, इसको रिड्यूस करने में 466 साल लगेंगे। एक जज ने बोला कि 300 साल लगेंगे। दीज आर रियलिस्टिक फिगर्स, ये स्टडीज के फिगर्स है। और ये भी इसमें एक टास्क फोर्स भी बना था ये यूपीए गवर्नमेंट के टाइम कि ये पेंडेंसी 3 साल में कम कैसे की जाए। लेकिन 3 साल में पेंडेंसी कैसे कम की जाए, इसका रिपोर्ट बनाने के लिए जो टास्क फोर्स था वो 3 साल में अपनी रिपोर्ट ही नहीं दे पाया। दैट इज द पैराडॉक्स। तो ये पेंडेंसी जो है ये बहुत बड़ा इशू है, और ये पेंडेंसी या एरियर्स कैसे कम किया जाए, इस पर भी लॉ कमीशन की काफी रिपोर्ट्स है। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेंथनिंग प्रोसिक्यूशन, कि प्रोसिक्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। फिर इंक्रीजिंग फाइन्स अपॉन कन्विक्शन। फाइन हम देखें तो बिल्कुल रिडिकुलस थे, एक डेटरेंट इफेक्ट है वो बिल्कुल ही कम हो गया था। एक कमेटी ने सुझाव भी दिया था कि कम से कम 50 गुना कर दिया जाए, क्योंकि 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए इस तरह के जो फाइन थे 1860 के हिसाब से, केवल इन्फ्लेशन के हिसाब से भी हम यदि मेजर करें तो वो कितना ज्यादा हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ।
और इसको सभी पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था कि कोई इसमें जो फाइन है वो बढ़ाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ये स्टिग्मेटिक भी होता है, ये फाइन जो होता है ये क्रिमिनल ये आता है इसमें। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेनल्टी जो सिविल केस में होता है। तो ये पेनल्टी से फाइन अलग होता है, इसलिए फाइन बढ़ाने को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था। इसके बावजूद इसमें फाइन काफी बढ़ा दिए गए हैं। रिड्यूसिंग क्राउडिंग, और कुछ जगह पर ये इनएडेक्वेट भी है। रिड्यूसिंग क्राउडिंग इन करेक्शनल होम्स। होम में दो तरह के हम जो होम जिसको बोलते हैं, तो इसमें एक तो बाल सुधार गृह है, जो महिला या संवासिनी जो है वुमेन प्रोटेक्शन होम, वो भी इसमें आते हैं। प्लस जो जेल वगैरह भी हम बोल सकते हैं, जिसमें दोनों तरह के कैदी रहते हैं, अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स। तो ये जो हमारी कैपेसिटी है ये लगभग 25 लाख। अब यदि कैपेसिटी कुछ बड़ी भी होंगी अभी, लेकिन जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो टोटल कैपेसिटी जो है जेल की ये लगभग 25 लाख, और इसमें ओवर क्राउडिंग भी बहुत होता है। और कई लोग, निर्दोष लोग भी, जो निरपराध लोग हैं वो भी सड़ते रहते हैं जेल में। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो क्राउडिंग कैसे कम किया जाए, और इससे संबंधित जो बेल के प्रावधान है वो हम सीआरपीसी में देखेंगे। एंड एक्सपेडाइटिंग ट्रायल्स, कि ट्रायल्स में जो एडजर्नमेंट है या जो तारीख पे तारीख ये जो इमेज बनी हुई है, कैसे इस चीज को कम किया जाए और कैसे इसको स्पीडी किया जाए। क्या कोर्ट में जाना जरूरी है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज इसमें नहीं किया जा सकता, ये सब चीजों पर विचार करते हुए टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है। तो ये हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स इसमें स्टडी की गई। सो सेवरल रिपोर्ट्स ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सारी टाइम टू टाइम कई रिपोर्ट्स है, और ये सब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पब्लिक है। एंड दे आर अवेलेबल इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो जिनको इंग्लिश में डाउनलोड करनी है इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी पर डाउनलोड करनी है तो हिंदी पर भी कर सकते हैं। और इसमें टाइम टू टाइम इन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंजेस सजेशन किए। इसके अलावा कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की भी बहुत सारी अलग अलग कमेटी है, जिसमें स्टैंडिंग कमिटीज भी है और कुछ जो स्पेशल कमिटीज भी टाइम टू टाइम गठित की गई। उन्होंने भी सजेस्ट किया कि इसमें चेंजेस किए जाए। अब जो पैनल से एक्सपर्ट कमिटीज बनी थी, इसमें एक है बेज बरुआ कमेटी, विश्वनाथन कमेटी, जस्टिस मलिमत कमेटी, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे 2003 में जो रिपोर्ट दी थी जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को, माधव मेनन कमेटी। तो ये कुछ प्रोमिनेंट कमिटीज के नाम है कि जिन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे, और इसके आधार पर बहुत सारे अमेंडमेंट किए भी गए टाइम टू टाइम, और कुछ इनके प्रस्ताव नकार भी दिए गए या इनके रिकमेंडेशन नहीं माने गए, और कुछ ऐसे है जो अब इम्प्लीमेंट किए गए। तो इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिफॉर्म या सुझाव प्रस्तुत किए थे। अब जो पीस मिल चेंजेस है, क्योंकि अब हमको ये ध्यान रखना होगा कि अब ये जो हो रहा है ये अमेंडमेंट नहीं है, ये रिपील किया जा रहा है, तीनों एक्ट को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अमेंडमेंट, क्योंकि ये पहले जैसा हो रहा था वैसे अब नहीं है। तो टाइम टू टाइम इसमें जो शॉकिंग इंसिडेंट, जैसे कि 2012 का निर्भया गैंग रेप केस हुआ था, उसके बाद फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, और उसके बाद फिर जो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट में काफी चेंजेस किए गए। उसके बाद जस्टिस वर्मा कमीशन भी बैठा, और फिर जो पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट भी आया 2013 में, और सेक्सुअल हरासमेंट और ये सब चीजें कंडक्ट रूल्स वगैरह में भी इम्प्लीमेंट किए गए। तो इस तरह से बहुत सारे रिफॉर्म्स इसमें हुए। तो अब वैसा सीन नहीं है एक्चुअली जैसा दामिनी में दिखाया गया। दामिनी में जो 1994 में दिखाया गया था, दैट वाज टू एट दैट टाइम, लेकिन उसके बाद काफी चेंजेस हुए। 2005 में हुए, 2009 और 10 में हुए, 2013 में हुए, 2014 में या 18 में हुए। अब ये जो है ये अमेंडमेंट नहीं है, अब इसमें पूरे कॉम्प्रहेंसिव चेंजेस है, क्योंकि ये तीनों एक्ट को रिपील किया जा रहा है। बट एक्सपर्ट सॉ दी चेंजेस एज piecemeal and a need was always felt for comparative reforms in the criminal laws। तो इसलिए ये 3 नए बिल लाए गए हैं, जो भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य बिल। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई अमेंडमेंट के ऊपर। अब जो कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू है, इसमें हमारा जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें कि हम 4 आधार स्तंभ जो मानते हैं कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन, ये चारों को कैसे एड्रेस किया गया है, ये हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या है। और इसमें जो होम मिनिस्ट्री तो है ही, प्लस जो बीपीआरडी है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट, जो पुलिस रिफॉर्म्स पर या जो पुलिसिंग में संशोधन जो करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उन्होंने भी कुछ सुझाव इसमें दिए थे। अब जो कमिटीज थी उन्होंने बताया कि एक तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा डिले होता है। जो प्रोसेस है, पहले अरेस्ट किया है तो 60 से 90 दिन में चार्जशीट फाइल करना, नहीं किया है तो 2 से 3 साल में करना, कॉग्निजेंस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा टाइम था। दूसरा है कि फॉरेंसिक्स
फॉरेंसिक साइंस जो या साइंटिफिक टेक्निक्स है इसका बहुत ही कम यूज होता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो एक्सपर्ट एविडेंस है उसको माना नहीं जाता, और साइंस और टेक्नोलॉजी में हम जो तरक्की कर रहे हैं उसका ये जुडिशियरी पर कोई असर ही नहीं हो रहा, या वो अपने पुराने ढर्रे से ही चलाते जा रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स, ना सिर्फ प्रिजन्स बल्कि इवन कोर्ट्स, ये ओवर क्राउडिंग तो है ही वहां पे। अब इतने सारे केसेस लगते हैं, तो ये ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स जो है ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसमें अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड क्रिमिनल दोनों तरह के कैदी रहते हैं। और फिर पुअर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीगल सिस्टम्स, की जो टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है जो आम जनता यूज कर रही है, और इतनी जो ये इसमें एडवांस हुई है, मोबाइल फोन आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, इसका उतना यूज नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर, ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अनलेस समबडी इज ए लॉयर ये चीजें समझ में नहीं आती है। और ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी और ऐसे ऐसे वर्ड्स इसमें, और पुराने जमाने का जो 19th सेंचुरी इंग्लिश का जो यूज है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें थी। फिर ह्यूज पेंडेंसी जो एरियर्स, और फिर पुअर कन्विक्शन रेट, ये ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया। सो दीज इश्यूज अल्टीमेटली कॉज डिलेज इन प्रोवाइडिंग जस्टिस। और जैसा ही कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और कुछ लोग इसके कॉन्ट्रैक्ट इसके अपोज में ये भी बोलते हैं कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो जस्टिस हरी बहुत स्पीडी भी नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो ये दोनों में बैलेंस कैसे अचीव किया जाए, तो ये भी इसमें है, जो मेनली हम सीआरपीसी में देखेंगे। आज हम केवल आईपीसी की बात कर रहे हैं। अब जो कंसल्टेशन प्रोसेस हुई थी, तो ये 2018 से शुरू हुई थी, और इसमें जो गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और एमपी लोकसभा के और राज्यसभा, इनसे कंसल्टेशन किया गया था। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस और फॉर्मर चीफ जस्टिस और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, बार काउंसिल्स सेंट्रल और स्टेट, और इसके अलावा लॉ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस, मतलब एकेडमिक्स, इन सब से भी इसमें सुझाव लिए गए थे। तो ये कंसल्टेशन, अब इसमें जो किया गया था कि जो तीनों एग्जिस्टिंग लॉज का स्टडी किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव, और सुझाव किए गए लिए जाए। तो इसलिए एक कमेटी बनाई गई थी 2020 में, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चांसलर ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली। और ये मार्च 2020 में लीगल एक्सपर्ट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिशियंस, लॉयर्स, लॉ यूनिवर्सिटीज, सिविल सोसाइटी एंड द जनरल पब्लिक, तो ये कंसल्टेशन प्रोसेस है, ये लगभग पूरा हो गया। और उसके बाद ये 3 साल बाद ये बिल प्रस्तुत किया गया है। इसमें सजेशन जो आए वो सुप्रीम कोर्ट से आए थे, हाई कोर्ट से आए थे, एमपी से आए थे, लगभग 1000 जितने सुझाव पुलिस से भी आए थे, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, क्योंकि लगभग सभी बड़े स्टेट्स में अब लॉ यूनिवर्सिटी भी हो गई है, और 5 जुडिशियल एकेडमीज है जो जजेस को ट्रेन करती है, तो इन्होंने भी कुछ सुझाव दिए थे। और ये सभी सुझाव जो है ये रिकमेंडेशंस कमेटी को भेजे गए। इसके बाद फिर इसकी स्क्रूटिनी की गई कि जो सुझाव थे, क्योंकि जो भी हजारों की संख्या में सुझाव आए, तो इस सब का एग्जामिनेशन किया गया कि जो स्टेक होल्डर्स है जो इसमें इंटरेस्टेड है इस सिस्टम को इम्प्रूव करने में, और जिन लोगों ने जो इसमें रिसर्च वगैरह किया या रिसर्च रिपोर्ट्स किए गए हैं, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पिछले साल फरवरी में ये दिए गए थे। इसके बाद फिर इसकी स्क्रूटिनी की गई, और फिर डिसीजन किया गया था कि नए कानून लाए जाए, इसलिए ये बिल प्रस्तुत किए गए। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब जो भारतीय न्याय संहिता है, अब ये नया बिल प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें 358 सेक्शन है, 22 सेक्शन डिलीट कर दिए गए, 175 सेक्शन अमेंड किए गए, 8 नए सेक्शन ऐड किए गए, और 184 सेक्शन अनचेंज है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जैसा हमने देखा, इसमें कुछ 9 सेक्शन है डिलीट किए गए, 160 सेक्शन अमेंड किए गए हैं, 9 सेक्शन जोड़े गए हैं, और 364 सेक्शन में कोई चेंज नहीं किया गया। और इंडियन एविडेंस एक्ट में 23 सेक्शन, ये 1 से 5 सेक्शन डिलीट किए गए, 23 सेक्शन अमेंड किए गए, 1 सेक्शन जोड़ा गया है, और 149 सेक्शन लेफ्ट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बिल्स एक साथ प्रस्तुत किए गए हैं। अब इसमें जो पुरानी टर्म्स है जो आईपीसी में थी, जो रिमूव की गई है, इसमें जो ब्रिटिशों के जमाने की जो टर्म्स थी, कि जो खटकती थी कि इंडिपेंडेंस जब हो गए, स्वतंत्र हो गए, उसके बाद ये टर्म्स क्या है, तो कुछ तो संशोधन से हटा दिए गए थे। लेकिन उसके बाद भी जो वर्ड्स इसमें आते थे जो हटा दिए गए हैं नए बिल में, एक है पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि ये ना सिर्फ ब्रिटिश बल्कि जो ब्रिटिश एम्पायर में जितने भी कंट्रीज थे जिनको हम कॉमनवेल्थ कंट्री आज बोलते हैं, प्लस इंडिया, तो सब ऐड के आगे इंडियन वर्ड होता था। तो इंडियन वर्ड को हटाकर पहला जो चेंज किया गया वो ये कि भारतीय वर्ड इसमें डाल दिया गया है। दूसरा प्रोविंशियल एक्ट, क्योंकि प्रोविंस से सब रहे नहीं है, अब वहां पर प्रदेश है, देयर आर स्टेट्स, देयर आर यूनियन टेरिटरीज, तो प्रोविंशियल एक्ट है, ये टर्म समाप्त कर दी गई। नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव,
ये हटा दिया गया जो ब्रिटिश टाउन को बताता था। फिर लंदन गैजेट, अब इसकी जगह पर जो भारत के जो राजपत्र है, और ये राजपत्र से ही पत्रकारिता की शुरुआत हुई। पहले गैजेट केवल राजा निकलता था, या जो घोषणा होती थी, या जो ड्रम बीट्स वगैरह से करते थे, उसके बाद फिर ये फंक्शन पत्रकारिता ने ले लिया, जिसको हम चौथा आधार से जुडिशियल। तो कार्यपालिका न्याय जो पत्रकारिता है वो चौथा है, और वही इंफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। तो ये गैजेट जो है, बल्कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1776, वहां से आरटीआई की शुरुआत हुई दुनिया में, ये हम मानते हैं। इसके बाद जूरी सिस्टम नहीं है। जूरी वो होता है जो कोर्ट में बैठे हुए लोग होते हैं, और वो लोग क्या चाहते हैं, तो जूरी सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया है। तो जूरी वर्ड भी हटा दिया, मतलब जो स्पेक्टेटर्स है या जो लोग देखते हैं उसको इसमें नहीं कहा गया है, लेकिन इसमें ये माना गया है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, कि द जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू हैव बीन डन। न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इस बात का ध्यान कोर्ट रखते हैं या रखना चाहिए। फिर वर्ड है लाहौर, क्योंकि भारत में ही था लाहौर। फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, तो ये भी वर्ड हटा दिया गया है। कॉमनवेल्थ वर्ड हटा दिया गया है। हर मैजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल, क्योंकि प्रिवी काउंसिल की जगह सुप्रीम कोर्ट आ गया। पहले हाई कोर्ट जो 1861 में स्थापना हुई, तो इसके बाद हाई कोर्ट के केसेस प्रिवी काउंसिल में जाते थे। अब 1950 में सुप्रीम कोर्ट बन गया है, तो प्रिवी काउंसिल वर्ड हटा दिया गया है। हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट हटा दिया गया है। कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट और परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड बाय द क्वींस प्रिंटर, ये हटा दिया गया है, क्योंकि अब तो जगह जगह पर प्रेस बन गई है और लॉ बुक शॉप्स हो गए हैं। पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ये वर्ड हटाया है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड और हर मैजिस्ट्रेट डोमिनियंस और बैरिस्टर, क्योंकि अब केवल एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यही वर्ड्स इसमें यूज होते हैं इंडिया में। तो ये या काउंसिल लॉयर, ये वही वर्ड यूज होते हैं। इसके अलावा प्लीडर, पैरालीगल, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन जो बैरिस्टर वर्ड जो है, जो वहां से एलएलबी किए हुए लोग होते थे उस टाइम, तो ये वर्ड थे जो हटा दिए गए। अब हम देखते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले जो कानून थे वो ब्रिटिश लोगों ने अपने लिए बनाया था, और इसमें जो क्रिमिनल लॉज है, इसमें एक क्रिमिनल ट्राइब्स वगैरह भी होते थे, जिसको बाद में शेड्यूल ट्राइब्स बना दिया गया। तो उन्होंने एक अपना रूल कायम रखने के लिए कुछ डिरोगेटरी वर्ड्स वो यूज करते थे, जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स। उसके बाद फिर अब इंडिपेंडेंस के बाद हमने उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स या इस टाइप से बना दिया गया। तो ये जो अपना जो वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए थे, ये काफी वर्ड्स हटा दिए गए हैं। और इसमें जो हमारा जो कंसर्न है कि जो न्याय सर्वसाधारण को सुलभ हो, जो गरीब लोगों तक पहुंचे, या जो वल्नरेबल या जो वीकर सेक्शंस है उन तक पहुंचे। फिर सीआरपीसी में कोई भी इसका यूज था ही नहीं टेक्नोलॉजी का, तो अब ये कोर्ट प्रोसीडिंग में यूज होगा, ये चेंजेस किए गए हैं। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन इसमें ऐड की गई है, जो साक्ष्य अधिनियम में हम देखेंगे, भारतीय साक्ष्य बिल में। इसमें इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, कोर्ट प्रोसीडिंग और बाकी सभी प्रोसीजर में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज इसमें होगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था जो 2000 में आईटी एक्ट से डाला गया था। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जो नई डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में डाली गई। अब जो प्रपोज लॉ है, इसमें ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, और कई चीजें इसमें की गई है कि जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फास्ट हो जाए। फिर हम देखते हैं डिजिटाइजेशन, कि जो चीजों को ऑनलाइन अपलोड करने का जो तरीका है। अब इसमें एफआईआर और ये तो चीजें हो गई है। अभी एक जजमेंट ये भी आया था कि एफआईआर आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब उस तरह से एफआईआर के साथ साथ जो केस डायरी है, चार्जशीट है, जजमेंट है, ये सबको डिजिटाइज किया जाए और टाइम बाउंड तरीके से अपलोड किया जाए। ये सब सीआरपीसी में, या जो नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें ये आया है। टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बाय पुलिस व्हाइल कंडक्टिंग सर्च एंड सीजर। अक्सर टेक्नोलॉजी की एक कंपटीशन या रेस रहती है क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच में, कि क्रिमिनल्स के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है या पुलिस के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, और जो आगे होता है वो टेक्नोलॉजी की रेस में आगे निकल जाता है। और पुलिस को कई बार ये कि नए हथियार या जो नए जो व्हीकल्स या जो नए कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ये चीजों की कई बार शॉर्टेज रहती है, और इसलिए बीपीआरडी जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये भी टाइम टू टाइम पुलिस को मॉडर्नाइजेशन के लिए, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कोशिश करते रहता है। और पुलिस एक्ट 1861 अभी भी है, लेकिन मॉडल पुलिस बिल 2007 में सजेस्ट हुआ है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो यूज किया जाए, और खास करके सर्च एंड सीजर, तलाशी जो ली जाती है, तो इसमें वीडियो, कंपलसरी वीडियोग्राफी का प्रोविजन इसमें किया गया है। द होल प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ए प्लेस, अब तलाशी कैसे ली जाए, और प्रॉपर्टी का पोजीशन, क्योंकि प्रॉपर्टी पोजीशन के लिए भी सीआरपीसी में प्रोविजन है, इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, प्रिपरेशन ऑफ ए सीजर लिस्ट, जो लिस्ट की जाती है, फिर वो लिस्ट दी जाती है, साइनिंग ऑफ द लिस्ट बाय विटनेसेस, ये पूरा प्रोसीजर ऑफ वीडियोग्राफी किया जाएगा। और इसमें मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल अलाउ कर दिया गया है।
क्योंकि अब तक मोबाइल फोन को ऑब्जेक्ट करते थे कई लोग कि ये अलाउड नहीं है क्योंकि कहीं लिखा नहीं है, वायोलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी और ये सब प्रॉब्लम आती थी। अब ये कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी इसमें अलाउ कर दिया गया है। तो ये हम सीआरपीसी में अगले किसी सेशन में देखेंगे। सच रिकॉर्डिंग शैल बी फॉरवर्डेड विदाउट डिले टू द कंसर्न मैजिस्ट्रेट, क्योंकि इसमें टेम्परिंग ना हो तो इसलिए तुरंत इसको मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दिया जाए, जैसे पहले मैनुअल रिपोर्ट या पेपर रिपोर्ट जाती थी उस तरीके से। फिर यूज ऑफ फॉरेंसिक साइंस, और इससे काफी जो जॉब इंक्रीज भी हो सकता है फॉरेंसिक साइंटिस्ट के लिए। तो प्रपोज लॉज हैव गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस टू यूज ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इन्वेस्टिगेशन, जैसा हम सीआईडी सीरियल में देखते हैं या जैसा सीबीआई यूज करती है, उनका भी गाजियाबाद में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। और बाकी साइंटिस्ट जो है जिसमें हमारी CSIR की 40 लैब है, तो उनकी भी टाइम टू टाइम वो सर्विसेज एज पर लॉ ले सकते हैं। पहले ये एक्सपर्ट एविडेंस था, अभी भी एक्सपर्ट एविडेंस है इंडियन एविडेंस एक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। So unless forensics is used, it will not be possible to secure a conviction rate of more than 90% in India. तो जब तक ये फॉरेंसिक साइंस हम यूज नहीं करते हैं तब तक ये जो 90% कन्विक्शन रेट, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि 90% पीपल आर रोमिंग फ्री, और यदि हमको 10% से 90% पर जाना है तो ये कैसे हो सकता है। तो इसमें फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल है, और इसलिए फॉरेंसिक साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सभी जगह पर स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज एंड इवन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। पूरे 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब हो जाए, ताकि टाइम टू टाइम एविडेंस कलेक्ट किया जा सके इमीडिएटली। To improve the conviction rate, the use of forensic experts will be made compulsory in all cases where there is provision of jail term of 7 or more years. 7 साल या 7 साल से ज्यादा जो है वहां पे कंपलसरी यूज हो जाएगा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के एविडेंस का, और ये एक इम्पोर्टेंट ये एविडेंस माना जाएगा। तो अब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, तो इस पर वैसे मैंने एक दूसरा प्रेजेंटेशन बनाया है, तो इसमें वैसे इसको स्टॉप कर देता हूँ, या जस्ट अ मिनट, जो आईपीसी से संबंधित है इसको देख लेते हैं मेनली, रादर देन, क्योंकि जो चेंजेस हुए उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। तो जो पिछले बार हमने डिस्कस किया था कुछ चीजें मैं स्किप कर देता हूँ और फिर हम इसमें आते हैं। यस, इसमें जो सब्सटेंटिव चेंजेस किए गए हैं, इसमें 124A जो है ये हटा दिया गया है। जो सेक्शन हटाए गए इसमें, सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑब्जेक्शन था कि ये जो 124A है, ये राजद्रोह वर्ड जो है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी बोलता है उसको सजा दे दी जाती थी, क्योंकि ये ब्रिटिशों का बनाया हुआ कानून था। अब यदि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसको भी जैसे ओवरराइड करते हुए एक, क्योंकि भारतीय जनता को कोई भी सूचना देना ये क्रिमिनल ऑफेंस था, और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में था। अब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को समाप्त नहीं किया गया है, वो इसलिए नहीं किया गया कि अभी भी दूसरे विदेशों के लिए जो जासूसी करते हैं, तो विदेशों के लिए जासूसी जो इलीगली करते हैं उनको ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में ही बुक किया जाता है। लेकिन भारत की जनता को सूचना देना ये अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। भारत की जनता को सूचना देना ये एक पॉजिटिव ड्यूटी है, और वो ड्यूटी करने वाले के लिए पूरी एक मशीनरी RTI एक्ट में बना दी गई है, जो लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी, सूचना आयोग वगैरह ये सब बना दिए गए हैं। तो इस तरह से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को जब कर दिया गया है तो ये 124A को रखने का कोई इसमें अर्थ नहीं था। दूसरी बात है कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द कंट्री, क्या हम देश का, सरकार का विरोध कर रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या देश का विरोध कर रहे हैं। अब इसमें क्लियर दो अलग अलग प्रोविजन कर दिया गया है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ये ऑफेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट को कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन देश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। तो अब ये 150 जो नया सेक्शन डाला गया है वो है एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि जो भारत से सेशन या भारत से अलग करने की जो डिमांड है वो यदि कोई करता है तो वो अभी क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसलिए 124A को हटाते हुए 150 ये नया सेक्शन इसमें डाला गया है। तो गवर्नमेंट और कंट्री ये दोनों में फर्क इसमें क्लियर इसमें दिखाई देता है, ये एक्ट की जो लैंग्वेज है उससे भी पता चल जाता है। दूसरा, मॉब लिंचिंग, ये अभी तक ऑफेंस नहीं था। ऑर्डिनरी जो मर्डर की धारा है उसमें ये लिया जाता था, लेकिन जो मॉब लिंचिंग होता है ये अलग से नया प्रोविजन ऐड कर दिया गया है, और इसमें 7 साल से पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ, फांसी की सजा भी हो सकती है। तो मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान है जो मर्डर वाले चैप्टर में, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी वाले चैप्टर में जोड़ा गया है। अब इसमें जो कुछ नए सेक्शंस जो जोड़े गए हैं, इसमें
सब्सटेंटिव ऑफेंसेस जो डिफाइन किए गए इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो पहले स्टेट लेवल पे एक्ट थे, और ये मको का महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स एक्ट या जो कर्नाटक का है, तो इस तरह के स्टेट लेवल एक्ट में थे। वैसे आईपीसी जो है ये लॉ एंड ऑर्डर इज कंसिडर्ड ए स्टेट सब्जेक्ट, और इसमें स्टेट अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो आईपीसी सीआरपीसी में अलग अलग टू में उसके मुताबिक। तो ऑर्गेनाइज क्राइम ये एक नया ऑफेंस डिफाइन किया गया है 109 में। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम और ऑर्गेनाइज इन जनरल ये है कि जो गैंग बनाकर क्राइम करते हैं, तो उसके लिए नया सेक्शन इसमें जोड़ा गया है, ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट के संबंध में बहुत सारे अलग अलग एक्ट है, और अरेस्ट और डिटेंशन का एक ब्रीफ वो मैं हिस्ट्री थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे, कि क्राइम करने के बाद जो करते हैं उसको अरेस्ट बोलते हैं, क्राइम करने के पहले जो होता है वो डिटेंशन होता है। और टेररिज्म वगैरह जो करते हैं तो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन वर्ड हम यूज करते हैं, कि अपराध होने के पहले भी किसी को डिटेन किया जा सकता है। अब इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, वेस्ट बंगाल का ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1951। उसके बाद फिर आया था कोफेपोसा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1973, जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में आया था 1974 का। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, वो भी इसी तरह का था, प्रिवेंटिव डिटेंशन। सफेमा जो स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक एक्ट था। ये तीनों कानून एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है वो एनफोर्स करता है। इसके अलावा जो बाद में कानून आए, इसमें एक रासू का, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो ये नेशनल डिफेंस एक्ट एनडीए 1980 में, तो ये इंदिरा गांधी का जो सेकंड टेन्यूअर था उसमें ये एनडीए लाया गया। उसके बाद फिर आया टाड़ा, टेररिस्ट एंड से डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, टाड़ा 1987 के बाद फिर पोटा आया। पोटा जो था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था। पोटा को बाद में रिपील तो किया गया, लेकिन पोटा के पूरे चैप्टर उठा के जो यूएपीए में डाल दिया गया, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में है। तो जो टेररिज्म वगैरह की जो डेफिनेशन है वो हमको यूएपीए 1967 में है, जिसमें बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में, प्रतिबंधित संगठन, और वो उनकी और प्रतिबंधित व्यक्ति, उनकी भी लिस्ट वहां पे शेड्यूल में दी गई है। तो अब ये जो टेररिज्म है ये मेन आईपीसी में भी लाया गया है, और ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट ये नया सेक्शन 111 इसमें जोड़ा गया है। तो इससे एक आईपीसी में जो पहले टेररिज्म जो मिसिंग था, वो एक नया ऑफेंस इसमें आ गया है। वार और टेररिज्म में फर्क होता है, वार इज बिटवीन कंट्री एंड कंट्री, टेररिज्म इज बिटवीन कंट्री एंड प्राइवेट सिटीजन। तो ये टेररिस्ट एक्ट है, ये नया ऑफेंस इसमें डिफाइन किया गया है। फिर एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो मैंने बताया था, और स्नैचिंग जो है कि मोबाइल टेलीफोन स्नैचिंग या जो चेन या मंगलसूत्र छीन लेते हैं, तो ये एक नया ऑफेंस है। ये स्नैचिंग अब इसमें आ गया है, पहले इसको एक्सटॉर्शन या लूट वगैरह में ये करते थे, और ये उसी की वजह से इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता था कि इसमें इंजुरी हुई नहीं हुई। तो अब ये स्नैचिंग अलग से ऑफेंस कर दिया गया है कि मोबाइल फोन स्नैचिंग, और ये भी इंसिडेंसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो स्नैचिंग में ये सभी चीजें आ गई है। तो ये नए कुछ क्राइम्स है, सब्सटेंटिव लॉज है या सब्सटेंटिव प्रोविजंस है जो इसमें ऐड किए गए हैं। अब इसमें जो पनिशमेंट है, मॉब लिंचिंग में 7 साल है। एक्स पार्टी ट्रायल एंड कन्विक्शन ऑफ फ्यूजिटिव्स, ये इसमें किया गया है कि ये सीआरपीसी में हम देखेंगे कि जहां पर कन्विक्शन सिक्योर, अरेस्ट सिक्योर कर लिया जाता है, और अरेस्ट जहां पर सिक्योर नहीं किया जाता है, तो उसमें ट्रायल कैसे चलना है। तो ये सीआरपीसी में चेंजेस है, ये हम अगली बार देखेंगे। 0 एफआईआर आ गया है, जो डिजिटाइजेशन का प्रस्ताव है इसमें, कि चाहे वो उनके थाना क्षेत्र का केस हो या ना हो, कहीं पर भी पूरे इंडिया में कहीं पर भी एफआईआर की जा सकती है, और ऑनलाइन भी की जा सकती है, विदाउट वरिंग अबाउट द रीजनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन, और फिर वहां पे फॉरवर्ड किया जाएगा 15 दिन के अंदर। तो ये सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट चेंज है। पनिशमेंट में जो आईपीसी में सब्सटेंटिव चेंज किया गया है, 7 टाइप की पनिशमेंट इंडिया में मानी गई है। एक होता है कैपिटल पनिशमेंट और फांसी की सजा। फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये अपने आप में एक डिबेट का विषय है। कुछ देशों में फांसी की सजा प्रतिबंधित कर दी गई है। इंडिया में लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था कि फांसी की सजा प्रतिबंधित नहीं करनी चाहिए, तो फांसी की सजा है, लेकिन हाँ फांसी कैसे मौत की सजा कैसे दी जाए, कैपिटल पनिशमेंट, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक इसमें नोटिस जारी किया है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। गोली मार देना, इलेक्ट्रोक्यूशन या इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा के मार देना, जहर देके मार देना, गोली मार देना, या फांसी देके मारना, फांसी पे लटका के मारना,
कुछ देशों में पत्थर से मारने की भी सजा है। तो कैसे मारा जाए, ये एक प्रोसीजर का मामला है कि किस तरीके से सजा दी जाए। तो अभी इंडिया में जो एक ही तरीका मान्य है और वो है फांसी पे लटकाना। तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट तो है, अब वो प्रोसीजर कैसी होती है तो वो इसमें आईपीसी में नहीं है, लेकिन ये सजा को रखा गया है। दूसरी सजा होती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसमें कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग मानते हैं 14 साल होता है, कुछ लोग मानते हैं 20 साल होता है, कुछ लोग मानते हैं कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये डेफिनेशन में क्लियर कर दिया गया है कि लाइफ का मतलब जब तक जिंदा रहेगा जेल में रहेगा। अब 14 साल के बाद फिर जो इसमें जो चैप्टर 2 में ये सेक्शन 2 में और भी 3 में, बल्कि सेक्शन 3 में आईपीसी में दिया, ये बीएनएस में दिया गया है कि 14 साल के बाद स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो माफ कर सकती है। 20 साल जो है दैट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, कि जहां पर लिखा है कि 25% सजा दी जाएगी या 50% दी जाएगी, तो कौन कितना जिंदा रहेगा ये तो प्रिडिक्ट किया नहीं जाएगा, फिर किया नहीं जा सकता। तो फिर कैसे माना जाएगा कि ये कितने साल की सजा है, और 25% और 50% कैसे निकालेंगे? दैट इज द प्रॉब्लम। अब इसके लिए 20 साल जो है वो लाइफ माना गया है, और इसलिए ये सेक्शन 3 में आईपीसी में ये चीज डाल दी गई है जो पहले उसमें था चैप्टर 2 में। तो अब ये डेफिनेशंस के बाद जो इंटरप्रिटेशन है, जनरल इंटरप्रिटेशंस और डेफिनेशंस, उसमें ये चीज आ गई है कि परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए जहां पर दिया गया है तो लाइफ को 20 साल माना जाएगा। इसका मतलब लाइफ का 25% 5 साल होता है, लाइफ का आधा जो होता है वो 10 साल होता है। इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन इसमें लिया गया है। तो ये तो हो गया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। फिर आता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास और सिंपल कारावास। तो ये दो तरह की इम्प्रिजनमेंट है जो आईपीसी में अभी भी लीगली रिकॉग्नाइज है। जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, क्योंकि किसी को अकेला रखा जाए तो उस पर काफी निगेटिव इम्पैक्ट मेंटली पड़ते हैं, तो इसलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट केवल जेलर्स को दिया गया है, जो जेल मैनुअल में अधिकार है। आईपीसी में या बीएनएस में अभी तक इसको मान्यता नहीं दी गई है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज ओनली फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन, और वो जेलर अपनी जेल को मैनेज करने के लिए कर सकता है यदि उसको लगता है कि वो कोई बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहा है। तो पनिशमेंट में अभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं है, केवल रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट ये है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज डिफरेंट। इसके अलावा जो पनिशमेंट है इसमें ट्रांसपोर्टेशन, मतलब काला पानी की सजा जो है वो चूंकि हटा दिया गया, पहले ही हटा दिया गया था आईपीसी से, तो उसका इसमें कोई मेंशन नहीं है। और दूसरी दो सजा है इसमें, एक है फाइन और एक है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति जब्त करना। क्योंकि संविधान में कहा है कि नो बडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो इसलिए इसके लिए अलग से कानून होने चाहिए, और सीआरपीसी में वो डाला गया था, तो वो हम सीआरपीसी में अगले बार उसको डिटेल में देखेंगे। तो फाइन और फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी अभी है। और एक 7वें टाइप की सजा जो जोड़ी गई है वो है कम्युनिटी सर्विस, जो विदेशों में काफी पॉपुलर है, कि जिसमें किसी को वृद्धाश्रम में या जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम है या कोई भी सोशल या एनजीओ इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर कम्युनिटी सर्विस में उसको सजा दी जाती है, और कम्युनिटी के साथ रह के कम्युनिटी की सेवा करने की सजा दी जाती है। ये एक अलग टाइप की सजा है जो इसमें इंडिया में जोड़ी गई है अभी, तो कन्विक्शन वाले चैप्टर में। फिर सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन का तो सीआरपीसी में हम डिटेल में देखेंगे। फिर जो डिजिटाइजेशन ऑफ कंप्लीट प्रोसेस, ये भी उसमें आता है सीआरपीसी में। 3 तरह की जो एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में हम देखेंगे। और वीडियोग्राफी जो है ये सेक्सुअल क्राइम्स में कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये सेक्सुअल क्राइम्स के जो चैप्टर्स है वो इसमें दिया गया है, जो चैप्टर 5 में जोड़ा गया है। अब जो सब्सटेंटिव ऑफेंस है इसमें जो 2014 में निर्भया गैंगरेप केस के बाद जो चैप्टर्स डाले गए थे, इसमें 376 डी जोड़ा गया था, जिसमें 20 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। फिर जो रेप ऑफ माइनर है, तो अब इसमें जो ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन नाम का एक अलग से सब चैप्टर बनाया गया जो पहले नहीं था। तो ये चैप्टर 5 में है, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, उस चैप्टर को ब्रेक करके 2 पार्ट में कर दिया गया है, जिसमें एक है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, और दूसरा जो है ये ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह से इसको 2 पार्ट में, क्योंकि चैप्टर वैसे भी बहुत बड़ा था, 299 से लेके 377 तक था, तो अब उसको ब्रेक करके 2 अलग अलग पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया गया है, जो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में हम देखेंगे बीएनएस में। अब रेप ऑफ माइनर जो है इसमें डेथ पेनल्टी तक की पनिशमेंट है। चार्जशीट जो है ये 90 दिन के अंदर फाइल करना कंपलसरी हो गया, सो अब 3 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, जो पहले 3 साल तक भी था, 2 साल या 3 साल डिपेंडिंग ऑन सीरियसनेस ऑफ क्राइम, के 7 साल से कम वाले ऑफेंस है या 7 साल से ज्यादा। तो ये जो टाइम था ये अब कम करके काफी कम कर दिया गया है। तो अब उनको या तो चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट जो भी है 90 दिन के अंदर फाइल करना है। कोर्ट जो चाहे तो फर्दर 90 डेज कर सकता है, जो भी उनकी इंटरिम चार्जशीट है या उसके आधार पर, या उनकी जो रिपोर्ट है उसके आधार पर। और ये 90 दिन और बढ़ाते हुए मैक्सिमम 180 डेज, मतलब कोई भी केस अब 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता है आफ्टर फाइलिंग ऑफ एफआईआर।
तो ये एक स्पीडी जस्टिस के लिए एक बड़ी रिफॉर्म है जो सीआरपीसी में हम देखेंगे। फिर कोर्ट टू फिनिश फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। अब जो चार्जेस फ्रेम करना ये एक अलग से प्रोसेस होती है, तो ये भी हम सीआरपीसी में देखेंगे। जजमेंट 30 दिन के अंदर डिलीवर करना जरूरी है, पूरा हियरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद। इसकी जो स्टेजेस होती है, ये ट्रायल की अलग अलग स्टेजेस, ये हम सीआरपीसी में देखेंगे। और जजमेंट जो है वो 7 दिन के अंदर ऑनलाइन अवेलेबल किया जाएगा। और वीडियोग्राफी मैंडेटरी कर दी गई, सर्च और सीजर, ये सीआरपीसी का प्रोविजंस है। फॉरेंसिक टीम्स 7 साल से ज्यादा के अपराध में कंपलसरी कर दी गई, ये हमने देखा था। डिप्लॉयमेंट ऑफ मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, तो ये मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेंगी। और नो केस पनिशेबल विद 7 years और मोर शैल बी विड्रॉन, ये भी सीआरपीसी का कंपाउंडिंग से संबंधित ऑफेंस है, जो हम बाद में देखेंगे सीआरपीसी में डिटेल में, बीएनएसएस में। और जो समरी ट्रायल है, ये अब 3 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया, जो पहले केवल 6 महीने तक की सजा के लिए था। तो इसलिए जो 40% केसेस जो बर्डन है सेशंस कोर्ट, ये चेंज हो जाएगा। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट नाम का होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय जिसको कहते हैं। वो एक ही आदमी होता है, इज द टॉप मोस्ट जज इन द स्टेट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट। ये जब सिविल केस देखता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, डीजे। और ये जब क्रिमिनल केस देखता है तो उसको सेशन जज बोलते हैं। तो 7 साल से ज्यादा के जो केसेस होते हैं वो फिर सेशन जज या फिर जो एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज है वो ट्राई करते हैं। जो एचजेएस क्वालिफाइड होते हैं, जो 7 साल एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, वही हायर जुडिशियल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं। तो ये सेशंस कोर्ट का जो बर्डन है ये लगभग 40% कम हो जाएगा, ये इसमें माना गया है। तो ट्रायल की जो प्रोसीजर है ये सब हम पहले जो 18, 19, 20, 21 में था, ये चैप्टर 19, 20, 21, 22 में आ गया है बीएनएसएस में, वो हम अगली बार देखेंगे। फिर सेपरेट हार्श पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम, ये जो हमने देखा कि अभी 109, 110, 111 जो जोड़ा गया है, जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम या जो गैंग ऑफेंसेस है या जो टेररिस्ट क्राइम्स है, ये सब आईपीसी में नया जोड़ा गया है, ये इसमें आ गया है। फिर सेपरेट प्रोविजंस पेनलाइजिंग रेप ऑफ वुमेन अंडर फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, जॉब्स एटसेट्रा। ये सेक्शन 69 जो है, ये चैप्टर 5 में एक नया ऑफेंस जोड़ा गया है कि अक्सर ऐसा होता है कि झूठा बहाना बना दिया गया है कि शादी कर ली जाएगी और फिर साथ में रहते हैं और फिर वो झूठे आरोप लगाते रेप के कि ये रिपीटेड रेप। तो ये रिपीटेड रेप क्या होता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो अब इसमें एक ही अंडर फॉल्स प्रिटेक्स्ट यदि है तो ये सेपरेट ऑफेंस किया गया है कि यदि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यदि कोई इस तरह से मैरिज करता है या मैरिज जॉब वगैरह का कोई ये बहाना देकर, तो फिर ऐसे में ये 69 में पेनलाइज किया गया है। फिर सेपरेट प्रोविजन फॉर चेन और मोबाइल स्नैचिंग एंड सिमिलर मिसक्रिएंट एक्टिविटीज और पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एनहांस फ्रॉम 7 years to 10 years जेल टर्म। तो ये बच्चों के खिलाफ जो अपराध है इसमें 7 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है फॉर मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन बोथ। फिर जो पुलिस कस्टडी का जो है, इसमें ये कस्टडी बढ़ाकर 15 से 60 से 90 नहीं किया गया है, बल्कि इसमें ये किया गया है कि ये जो 15 दिन हो सकते हैं वो कभी भी हो सकते हैं। तो बीमार पड़ने का जो अधिकार है, जो कि जो या क्या बोलेंगे फायदा, बीमार पड़ने का जो फायदा होता था कि जैसे पुलिस अरेस्ट करे सबसे पहले बीमार पड़ जाओ, क्योंकि एक बार 15 दिन बच गए तो बाद में पुलिस के कस्टडी में कभी जा ही नहीं पाएंगे। अब वो बीमार पड़ने का फायदा जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि ये जो 15 दिन है वो कभी भी हो सकते हैं। पहले केस लॉ था लेकिन ये प्रावधान क्लियर नहीं था, तो अब ये कर दिया गया है कि ये जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो 15 दिन के बाद भी हो सकता है। तो अपराधियों को बीमार पड़ने का जो फायदा होता था पहले, वो फायदा अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अगले 60 या 90 दिन में कोई भी 15 दिन हो सकते हैं। फिर पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी। अब जो ये इसको जो राज्य, इसके जो कम्यूटेशन वगैरह के जो पावर है ये सब सीआरपीसी में है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। और लाइफ टर्म है तो ये पेनल्टी जो है ये कम्यूटेशन करके ये डेथ को लाइफ में चेंज किया जा सकता है, उससे कम नहीं किया जा सकता है। और यदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो फिर 7 साल तक किया जा सकता है, और यदि 7 साल तक है तो उसको 3 साल किया जा सकता है, और इसे और कम नहीं किया जा सकता। फिर व्हीकल्स के बारे में जो है ये हम सीआरपीसी में देखेंगे, केस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल, कि पुलिस थाने में जो सालों साल व्हीकल सड़ते रहते थे तो इसको प्रिवेंट करने के लिए चेंज किया गया है। अब ये जो 69 है, ये एक सब्सटेंटिव नया ऑफेंस इसमें डिफाइन किया गया है, जो कुछ नए सेक्शन जोड़े गए हैं उसमें से एक है। ये ऑफेंस है whoever by deceitful means, और ये डिसीटफुल जो है ये सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, अपनी पहचान छुपाकर, और मेकिंग ए फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी अ वुमन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम एंड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप, कि जो रेप में पनिशमेंट नहीं है वो 69 में अब आ गई है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू ए फाइन। सेक्स और रेप में जो मेन डिफरेंस है वो है कंसेंट का।
सेक्सुअल इंटरकोर्स इज विद कंसेंट, रेप इज विदाउट कंसेंट। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा है कि सेक्स इज अकम्पनीड बाय लव, रेप इज अकम्पनीड बाय वायोलेंस। तो एक में लव है, एक में वायोलेंस है। ये दूसरा मेजर डिफरेंस है। और इसलिए बचाव के लिए अपराधी अक्सर ये कहते हैं कि इसमें कंसेंट था, और चूंकि कंसेंट था एंड इट वाज विद लव, देयरफॉर इट अमाउंट्स टू सेक्सुअल इंटरकोर्स ओनली बट नॉट रेप। अब इस टाइप का यदि है, लेकिन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ जॉब वगैरह है, तो फिर उसको ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसमें रेप की धारा नहीं लगती है, लेकिन ये 69 में सजा हो सकती है। अब इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स बेस्ड ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ये पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो ये नया प्रावधान है जो जोड़ा गया है। पहले सेक्शन 90 में कवर होता था, जिसमें मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट होता था। अब मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में ये होता है कि जो अपनी झूठी आइडेंटिटी बताकर कर लिया जाता है। जैसे एक फिल्म आई थी आप आए बाहर आई, जिसमें राजेंद्र कुमार और साधना का प्रेम दिखाया गया, और फिर वो सेक्सुअल अचानक घर की लाइट चले जाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, कि बाद में पता चलता अरे राजेंद्र कुमार नहीं था, ये तो प्रेम चोपड़ा था। तो ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी है, ये 375 में था, अभी भी ये रखा गया है प्रावधान। तो दैट इज फॉल्स आइडेंटिटी। और जहां पर फॉल्स प्रॉमिस दिया गया है, तो वो 69 में आता है। तो अब वो सेक्शन 90 में जो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट था, वो इसमें लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो वुमेन से संबंधित चैप्टर 5 है, उसमें आ गया है। अब जो डिसिटफुल मीन्स है, उसकी डेफिनेशन भी दी गई है। डिसिटफुल मीन्स में आ गया है फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, तो किसी को नौकरी देना या प्रमोशन देना। इंड्यूसमेंट मतलब कोई लालच, या मैरिंग आफ्टर कंसीलिंग वंस ट्रू आइडेंटिटी, कि अपना जाति छुपाकर, धर्म छुपाकर, या अपनी झूठी आइडेंटिटी या अपना नाम छुपाकर, इस तरह से जो भी होता है, तो ये सब 69 में आ गया है। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट existing legal framework under IPC does not explicitly include false promises of employment or promotion, inducement or marrying under concealing one's true identity under the definition of deceitful means। तो अब ये deceitful means की जो definition है, ये नया definition जोड़ दिया गया है। क्रिमिनल इंटेंशन किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को साबित करने के लिए जरूरी होता है, और ये जो मेंस रिया है लैटिन में जिसको बोलते हैं, या जो गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड है, वो साबित करना जरूरी होता है। तो इसलिए ये नया ऑफेंस डिफाइन किया गया है। अब जो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज है, इसमें एडल्टरी जो है ये हटा दिया गया है। एडल्टरी का प्रोविजन था, ये सुप्रीम कोर्ट में मेनली इस ग्राउंड पर चैलेंज हुआ था कि इट इज वायोलेटिव ऑफ जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि इसमें जो वाइफ का जिसके साथ अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो जिसके साथ अफेयर है उसका हस्बैंड केवल प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है, लेकिन जो अफेयर करता है उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं कर सकती है। मतलब है कि हस्बैंड को तो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और वो भी जो जिसके साथ अफेयर है उसका हस्बैंड प्रोसिक्यूट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ जो भी 198 में सीआरपीसी में रिस्ट्रिक्शन थी उसकी वजह से। और इसलिए ये होता है कि किसी के हस्बैंड का दूसरी महिला के साथ संबंध है, तो वो वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं ला सकती थी। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। तो इस तरह के प्रावधान को रखे जाने का क्या अर्थ है? तो इसलिए 497 चैलेंज हो गया था। अब एडल्टरी में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन अभी भी डाइवोर्स की रेमेडी है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, चाहे वो विद इन वेडलॉक हो या आउटसाइड वेडलॉक हो, शादी के पहले हो, शादी के बाद में हो, इट इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 ऑफ से इंडियन मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, और मे बी इन अदर कम्युनिटीज ऑल्सो। तो ये डाइवोर्स के लिए ग्राउंड हो सकता है। सिविल इसमें रेमेडी है, क्रिमिनल रेमेडी अब नहीं रही। तो ये एडल्टरी का जो प्रोविजन था, ये डिस्क्रिमिनेटरी माना गया कि वाइफ अपने हस्बैंड को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, लेकिन जिसके साथ अफेयर है तो केवल उसका हस्बैंड प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकता है। इस टाइप का ये विचित्र प्रोविजन था, और ये काफी टाइम तक था, 158 साल तक ये रहा, और इसलिए 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद फिर ये हटा दिया गया है। तो अब ये मिसिंग है 497। लेकिन एक नया इसमें सेक्शन जोड़ा गया है 83, एंटाइसिंग और टेकिंग अवे मैरिड वुमन, कि दूसरे की वाइफ को बहला फुसला कर ले जाना। So whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man with intent that she may have illicit intercourse with any person, or conceals or detains with that intent any such woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both। तो जो शादीशुदा महिला है उसको बहला फुसला कर ले जाना, ये ऑफेंस अभी रखा गया है। तो ये सेक्शन 83 है जो नए बीएनएस में है। तो एडल्टरी का पुराना प्रोविजन है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिर सेक्शन 377 है, ये एक सब्सटेंटिव चेंज है।
कि होमोसेक्सुअलिटी हटा दिया गया है। पिछले बार भी मैंने इसको बताया था डिटेल में कि इसमें जो कॉन्सेंशुअल और बिना कंसेंसस जो होमोसेक्सुअलिटी है, तो इसमें 10 साल की सजा थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 में से एक चीज एग्जेम्प्ट कर दी थी कि यदि कॉन्सेंसस है तो वो होमोसेक्सुअलिटी ऑफेंस नहीं है। अब ये कि नॉन कॉन्सेंसस नहीं है तो भी वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन जो सेल्फ डिफेंस का जो सेक्शन है इसमें आईपीसी में, जो चैप्टर 4 था जो अब चैप्टर 3 बन गया है, तो इसमें सेल्फ डिफेंस में दूसरे की मृत्यु भी कारित की जा सकती है। और उसमें अननेचुरल लस्ट जो वर्ड है वो अभी भी रखा गया है। इसका मतलब है कि कोई मेल दूसरे मेल पर अटैक करता है फॉर द पर्पज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, तो दूसरा मेल जिस पर अटैक हो रहा है वो उसकी मृत्यु कर सकता है सेल्फ डिफेंस में। तो ये प्रावधान अभी भी है। सो होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन अपने बचाव का अधिकार सबके लिए रखा गया है। तो ये 377 का दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा पार्ट जो है बेस्टियलिटी, दैट इज सेक्स विद एनिमल्स, ये इसमें रखा नहीं गया है, इसको हटा दिया गया है। तो एनिमल्स के साथ सेक्स करना यह वो ऑफेंस नहीं रहेगा। हो सकता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स या किसी और चीज में वो डाल दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो दिख रहा है आईपीसी बीएनएस पढ़ के वो ये लग रहा है। फिर जो सेक्स विद ऑब्जेक्ट्स है सेक्शन 63B, ये तो खैर डेफिनेशन में फिलहाल है, क्योंकि निर्भया गैंगरेप केस इसी वजह से हुआ था। और उसमें ये भी प्रॉब्लम आई थी कि जो अननेचुरल ऑफेंस जिसने किया था वो 15 से 18 के एज के बीच में का था। और प्रॉब्लम ये था कि जो अबेटमेंट करते हैं, दुष्प्रेरण करते हैं, जो पहले सीआरपीसी 107 में था, तो अब ये दुष्प्रेरण क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी 120 या 120B और 511 जो चैप्टर 23 है कि जो अटेम्प्ट है, ये तीनों को कंबाइन करके एक ही चैप्टर बना दिया गया है नए बीएनएस में। अब इसमें जो सेक्स विद ऑब्जेक्ट्स है ये अभी भी पनिशेबल है, और सेक्स विद माइनर गर्ल्स एज वेल एज माइनर बॉयज, तो ये ऑफेंस अभी सेक्शन 65 में रखा है। इसके अलावा 93, 94 ये सेक्शंस भी है। तो इसमें मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों का जो सेक्सुअल शोषण है तो ये अभी भी ऑफेंस है। तो इस तरह से दो चीजें इसमें हटा दी गई है, और 377 है वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ये हटा दिया गया है। लेकिन यदि हम 302 और 303 की बात करते हैं मर्डर, तो 302 और 303 में प्रॉब्लम ये आती है कि 303 जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था कि ऑलरेडी जिसको सजा हो गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, एंड ही इज अंडरगोइंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट, वो यदि किसी पर अटैक करता है तो उसमें कंपलसरी एक जो डेथ पेनल्टी ही केवल हो सकती है। इस तरह का प्रावधान था। ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, और अलग अलग कई केसेस में, लेटेस्ट शायद 1985 में भी हुआ था, उसके पहले 1910 में भी हुआ था। उसके बावजूद वो प्रावधान अभी भी रखा गया है। तो अब यदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसके बाद भी यदि कोई अटैक करता है और फिर किसी का मर्डर करता है, ऑफ कोर्स जेल में ही कर सकता है या जेल से भाग कर सकता है, तो ऐसे मामले में कैपिटल पनिशमेंट ये प्रावधान अभी भी रखा गया है। सेक्सुअल हरासमेंट वैसे तो पॉश एक्ट है, लेकिन 354A में भी ये संशोधन से जोड़ा गया था, इसको 74 में जोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट के जो कंडक्ट रूल्स है, खास करके जो सरकारी कर्मचारियों पर या पब्लिक सर्वेंट पर जो लागू होते हैं, इसमें ये कंडक्ट रूल्स में भी आ गया है, और लगभग वैसी ही डेफिनेशन है जो पॉश एक्ट में है। तो वो 354A जो है इसको रखा गया है, अभी ये 74 में आ गया है। और जो आईपीसी 509 था कि वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ वुमन, महिलाओं को अश्लील इशारे करना, तो ये बीएनएस में सेक्शन 78 में डाल दिया गया है 5वें चैप्टर में। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट है, ये अभी ऑफेंस है। मैरिटल रेप है, अभी भी ऑफेंस नहीं है। ये पिछले बार मैंने डिस्कशन में बताया गया था कि इसको इसलिए एक्सक्लूड किया गया कि ये माना गया था कि इट वुड बी डैमेजिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि जब मैरिज होता है तो ये माना जाता है कि ऑलरेडी पूरे जीवन भर सेक्स करने के लिए कंसेंट उसने दे दिया गया है, और वो कंसेंट विड्रॉ करना है तो उसके लिए रेमेडी है, सिविल रेमेडी है, डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इसलिए क्रिमिनल रेमेडी उसमें ना रखा जाए और ये मैरिटल रेप ना रखा जाए। अदरवाइज ये रूटीनली, क्योंकि जो क्रूएल्टी वाला जो प्रोविजन है या जितने भी कई क्रिमिनल लॉ है, जो इवन डीवी एक्ट जो है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, क्योंकि उसमें भी कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को 2 साल तक सजा दिला सकती है, और फिर वाइफ का स्टेटमेंट माना जाएगा, हस्बैंड का स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, और ये सब प्रॉब्लम उसमें आती है। तो इसलिए ये किया गया है कि इसको अभी भी ऑफेंस नहीं माना गया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी इसमें ये सजेशन था कि ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे की हेल्थ, एक दूसरे मूड सेक्स के लिए है या नहीं है, या कंसेंट है या नहीं है, या मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, इसको ध्यान में रखते ही सेक्स करते हैं, तो कंसेंट जनरली होती है, तो इसलिए इसको क्रिमिनल ऑफेंस ना बनाया जाए। तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस अभी नहीं बनाया गया है।
जो केसेस चल रहे हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल पे अलग अलग। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें चैप्टर वाइज, इसमें मेरे ख्याल से यहाँ स्टॉप कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, और बाद में फिर मैं कुछ जो चार्ट मैंने डिटेल में बनाया है वो डिस्प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि इसका एक करस्पॉन्डेंस का एक कंपैरिजन मैं बना रहा हूँ। मैं इसमें शेयर करके थोड़ा एक झलक दिखा देता हूँ। पहले क्या सेक्शन नंबर थे और अभी क्या सेक्शन नंबर है, वैसे ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा मैं। अब इसमें मैं इसको एक मल्टी कलर्ड चार्ट बना रहा हूँ कि जो हटा दिए गए उसको रेड से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जो नए प्रावधान जोड़े गए उसको ग्रीन कलर से, और जो बदले गए हैं वो ब्लू कलर से। ये हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि पहले सजा या फाइन कम था, अब कुछ बदल दिया गया है, या डेफिनेशन में कोई बदलाव है, तो जो चेंजेस हुए वो बहुत ज्यादा है, वो देखने पड़ेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो अभी इसमें ये ब्लैक कलर में है कि जो अनचेंज जिसको हम बोल सकते हैं, तो इस तरह के भी प्रावधान है। तो इसको चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज इसका एक कंपैरेटिव में बना रहा हूँ। जो लेफ्ट साइड पर इसमें आपको दिख रहा है वो प्रोविजन है जो आईपीसी में थे, और जो राइट साइड पर है ये वो प्रोविजन है जो नए बीएनएस में बिल में है। अभी तो बिल है, क्योंकि जब एक्ट बनेगा तो और भी चेंजेस हो सकते हैं, तो इसको फिर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ सकता है। लेकिन फॉर द टाइमिंग एक रेफरेंस में आसानी रहे, इसलिए मैं इस टाइप का एक चार्ट मैं इसमें बना रहा हूँ, जो सभी के रेफरेंस के लिए मैं बाद में ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि कंपैरिजन में काफी आसानी रहेगी, और जो चेंजेस है वो भी हम क्लियरली देख सकेंगे। कुछ जो ऑलरेडी रिपील हो गए थे वो प्रावधान डेफिनेटली दे वर ऑक्यूपाइंग द स्पेस इन बुक्स ऑफ लॉ, तो उसको हटा दिया गया है। तो जिस एक्ट से वो हटाए गए तो वो उसका जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है वो भी मैंने इसमें जोड़ा है, तो ताकि वो पता चले कि कब वो प्रावधान हटाए गए थे आईपीसी से, तो उनको पूरी तरह से इसमें हटा दिया गया है। बाकी जो चैप्टर्स का रीनंबरिंग वगैरह है, कुछ नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, कुछ सेक्शंस के नाम भी बदले गए हैं, और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जिनके कंटेंट जो है अंदर वो बदले गए हैं, या जहाँ पर जो पनिशमेंट है वो बदल दी गई है। तो वो जो डिटेल में जो ब्लू कलर में मैं इसमें इंडिकेट कर दूंगा कि जहां जहां पर चेंजेस किए गए हैं वो हमारे क्लियरली समझ में आ जाए, ताकि हम दोनों ऐड का कंपैरिजन कर सके। तो इस तरह से ये पुराने और नए ऐड का जो करस्पॉन्डिंग सेक्शंस है इस पर अभी फिलहाल काम चल रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि बहुत बड़ा है, ये 511 है, बट लगभग 50-60% से ज्यादा मैंने बना लिया है। तो स्क्रीन शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने हाथ हैंड रेज किए हुए